नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट के पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट स्पेशल में जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनेगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन बनेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई रही है, इसके लिए कितनी भूमि पर यह योजना क्रियान्वित होगी? तो याद रखेंगे 1700 हेक्टेयर भूमि पर यह सोलर प्लांट लगेगा। क्लियर है? अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे, ये कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो याद रखेंगे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा का ये उत्पादन करेगा। और याद रखिएगा, ये जो सोलर प्लांट लगेगा ये पीपीपी मॉडल पर लगाया जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो परियोजना है इसको किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे जो सौर ऊर्जा प्लांट लगना है, इसके क्रियान्वयन का जो काम है ये यूपीडा करेगी, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। क्लियर है? देखिए, जब कभी भी आप करंट के टॉपिक को कवर करते हैं और ऐसा कोई टॉपिक जो डिटेल में डिस्कस किया गया हो किसी मैगजीन में, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वही फैक्ट्स लेना है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो केवल उन्हीं पार्ट को आपको दिया जा रहा है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे ये जो सोलर प्लांट लगेगा, इस परियोजना का जीवन काल कितने वर्ष का होगा? तो याद रखिएगा, इस परियोजना का जो जीवन काल होगा वो 25 वर्ष का होगा। क्लियर है? और ये ऐसा अनुमान है कि 1 लाख से अधिक घरों में बिजली आपूर्ति करेगा। यदि हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बैकग्राउंड की बात कर लें, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। ये 7 जिले कौन है? इसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा इसमें शामिल है। तो याद रखेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। अगर हम इसकी बात कर लें कि ये कितने लेन का एक्सप्रेसवे है, तो याद रखिएगा ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये 296 किलोमीटर का 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। और इसको बनाने में कितनी लागत आई? तो याद रखिएगा, लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरा है। क्लियर है? और इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। ये पूरी बात आप बुंदेलखंड और उसके किनारे बनने वाले सोलर प्लांट के बारे में याद रखेंगे और इस प्रकार उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्लियर है? तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक जो है वो है सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2023 को सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी। तो अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहां रखी गई, तो आपका सीधा जवाब होगा सहारनपुर। और किसके द्वारा रखी गई? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो अनुमानित लागत है वो कितनी है? 30 करोड़। तो याद रखेंगे 30 करोड़ की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। क्लियर है? तो दो बातें हो गई कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहां पर? सहारनपुर में। और किस परिसर में? तो याद रखेंगे सहारनपुर में आईआईटी रुड़की के परिसर में। और कितनी अनुमानित लागत है? 30 करोड़ रुपए। क्लियर हो गया? अब अगला देखिए, इतनी बात आप इस टॉपिक में ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात कि ये जो शोध संस्थान बनेगा ये किस उद्देश्य के साथ बनेगा? तो याद रखिएगा, ये जो केंद्र होगा ये 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। क्लियर है? यानी 5G को एआई से जोड़ेगा और 6G को लॉन्च करने पर ये शोध कार्य करेगा। ये उद्देश्य है इस पूरे सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट का। क्लियर है? अब चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है गोरखपुर में एक्वा पार्क से संबंधित। यहां पर एक बात याद रखिएगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्टिकुलर प्लेस का नाम पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक्वा पार्क बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस का नाम क्या है? ताल कंदला। ठीक है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक तहसील है जिसका नाम है ताल कंदला, वहां पर ये एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। और ये इसके लिए कितनी जमीन चिन्हित की गई है? 27 एकड़ जमीन। याद रखिएगा, ये जो गोरखपुर के ताल कंदला तहसील में एक्वा पार्क के लिए जमीन चिन्हित की गई है,
यहां पर क्या काम किया जाएगा? तो यहां पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये जो एक्वा पार्क है इसमें मछली पालन समिति बैंक के साथ साथ अन्य कार्य किए जाएंगे। और एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार होंगी, मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा, इनके पालन के तरीके के बारे में बात की जाएगी। यानी मछली पालन से संबंधित क्या नई प्रजातियां हो सकती हैं, कैसे मछली के बीज का अध्ययन किया जाए, मछली पालन का क्या सही तरीका है, इन सभी बिंदुओं पर गोरखपुर में बनने वाले एक्वा पार्क, जो कि गोरखपुर जिले के तहसील तालकंदला में चिन्हित किया गया है, यहां पर ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर गोरखपुर के एक्वा पार्क के बारे में याद रखेंगे। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुंड मील योजना। अब देखिए, यहां पर दो बातें आपको निश्चित रूप से याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हॉट कुंड मील योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य से। इसमें दूसरा, अगर डीप में और चलें तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉट कुंड मील योजना कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है? तो आपका जवाब क्या होगा? 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 में हॉट कुंड मील योजना शुरू की गई है। क्लियर है? और इसमें क्या आधार है, किस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुंड मील योजना चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा, सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इस मूल उद्देश्य के साथ इस योजना का प्रारंभ किया गया। और ऐसा अनुमान है कि इस पहल से लगभग 80 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो पहल शुरू की गई है जिसका नाम है हॉट कुंड मील योजना, इस पहल का जो लक्ष्य है कि गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। देखिए, इस फैक्ट से भी प्रश्न बन सकता है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉट कुंड मील योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितने ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? तो आपका जवाब होगा 70 ग्राम। प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना, और किस रूप में? तो गर्म पकाए गए भोजन के रूप में। क्लियर है? ये उद्देश्य है हॉट कुंड मील योजना का। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आईआईटी कानपुर द्वारा ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो ATMAN केंद्र है इसका फुल फॉर्म क्या है, तब ये स्पष्ट होगा कि ये केंद्र क्यों स्टैब्लिश किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। क्या नाम है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। ये फुल फॉर्म किसका है? ATMAN का। क्लियर है? और ये जो उत्कृष्टता केंद्र स्टैब्लिश किया गया, किसके द्वारा किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा। क्योंकि आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आप आईआईटी कानपुर को टिक करेंगे। देखिए, फुल फॉर्म से एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो उत्कृष्टता केंद्र है ये एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए स्टैब्लिश की गई है। तो याद रखिएगा, ये जो ATMAN केंद्र है ये आत्मनिर्भर भारत की पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर का निर्माण करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग, इनकी क्षमताओं के निर्माण के लिए इस ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। किसने? आईआईटी कानपुर ने। इतनी बातें आप इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हुआ है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 6 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। तो राज्य के जलीय जीव के रूप में किसको घोषित किया गया है? गंगा नदी की डॉल्फिन को। कब? 6 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए, यहां पर और क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की जो आबादी है वो लगभग 2000 के करीब है। और ये जो डॉल्फिन है ये गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ नदी में पाई जाती है। क्लियर हो गया? यहां जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये जो गंगा नदी की डॉल्फिन है जिसको आप कहेंगे गंगेटिक डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका। क्या नाम है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। तो ये बात भूलिएगा नहीं कि गंगा नदी की डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में? संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही साथ 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव
गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने कब इसकी मान्यता दी थी? तो याद रखेंगे 2009 में, और गंगा डॉल्फिन आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखी गई है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो गंगा डॉल्फिन है जिसको गंगेटिक डॉल्फिन कहा जा रहा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका, इसका शिकार करना दंडनीय अपराध है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत, तो आपका जवाब क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गांगे डॉल्फिन का शिकार करना दंडनीय अपराध है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। अब ये चौथा चरण कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 14 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। कब किया? 14 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा, ये प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू किया गया है। यानी मिशन शक्ति का संबंध किससे है? महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है, और ये मिशन शक्ति का चौथा चरण है। क्लियर है? तो आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जो मिशन शक्ति है इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा, जो मिशन शक्ति का प्रारंभ किया गया था वो 2020 में किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के लिए इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, और अब 14 अक्टूबर 2023 को इस मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर मिशन शक्ति अभियान के इस चौथे चरण के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया था। तो आपसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कहां से किया गया? तो अयोध्या से किया गया। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो मिशन महिला सारथी पहल है ये किस अभियान के तहत शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल की शुरुआत की गई। और कब की गई? 22 अक्टूबर 2023 को। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, याद करिए, जब आप राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये संक्षिप्त में दिया गया था कि मिशन महिला सारथी पहल, तो वहां पर भी मैंने पूरा डिटेल एलेबोरेट किया था उसको, और वो चीज यहां पर जब फिर से रिकॉल होगी तो आपको वो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें संचालक के तौर पर ड्राइवर और कंडक्टर महिला थी, और इस मिशन महिला सारथी का मूल उद्देश्य है कि महिला ड्राइवर और कंडक्टर को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना, और साथ ही साथ परिवहन सेवा में महिलाओं को एक सुरक्षित यात्रा का एक सुखद एहसास हो पाए, इस उद्देश्य से भी मिशन महिला सारथी पहल की शुरुआत की गई। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक देखिए, अगले टॉपिक में कहा जा रहा है कि लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। तो अगर आपसे यह सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कहां पर नौसेना के शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? लखनऊ में। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, उसी के पास सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। किसका? नौसेना के शौर्य संग्रहालय का। क्लियर है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के पास सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसका निर्माण किया जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस नदी के तट पर यह संग्रहालय है, तो याद रखेंगे सीजी सिटी में आदि गंगा के नाम से प्रसिद्ध गोमती नदी के तट पर यह संग्रहालय एस्टेब्लिश होगा। क्लियर है? यहां पर इतनी बात आपको इस संग्रहालय के बारे में याद रखनी होगी। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस संग्रहालय में क्या प्रदर्शित किया जाएगा, तो याद रखिएगा, लखनऊ में ये जो नौसेना का शौर्य संग्रहालय है, इसमें नौसेना के रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे जुड़ी मिसाइल, टारपीडो, कैनन और अन्य जो उपकरण हैं या जो सामान है, उनको प्रदर्शित किया जाएगा इस नौसेना के शौर्य संग्रहालय में। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। अब सबसे पहली बात यह है कि जो 3 दिन का श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया, ये कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, लखनऊ में ये 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ। यहां पर इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 के बीच लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव
और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे 27 से 29 अक्टूबर 2023 के बीच 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ। उद्देश्य है बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देना। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलो राशन में अब फरवरी 2024 से क्या किया जाएगा कि इसमें 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल दिया जाएगा। क्लियर है? और इसके पूर्व क्या व्यवस्था थी? इसके पूर्व 35 किलो जो राशन दिया जाता था प्रत्येक माह, उसमें 14 किलो गेहूं होता था और 21 किलो चावल होता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा? अब 35 किलो राशन में फरवरी 2024 से 14 किलो गेहूं मिलेगा, 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल दिया जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला टॉपिक है एएमयू अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। अब जरा देखिए एएमयू का फुल फॉर्म क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसने एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया है और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से इसकी मंजूरी भी ले ली गई है। और ये जो परियोजना है एएमयू की, ये परियोजना जिसके तहत पहला उपग्रह कार्यक्रम एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये परियोजना एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर शुरू किया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो एएमयू की स्वयं की सैटेलाइट प्रक्षेपित करने का कार्यक्रम है, ये पहला जो उपग्रह होगा, इसका नाम किसके आधार पर होगा? सर सैयद अहमद खान के नाम पर, क्योंकि सर सैयद अहमद खान एएमयू के संस्थापक। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो पहला सैटेलाइट कार्यक्रम है, इसका विकास किस पे आधार पर होगा? तो ये विकास होगा एसएम एएमयू एसटी के साथ। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो एसएम एएमयू सेट है, ये एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है? नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। और नवंबर 2021 में एएमयू रोबो क्लब के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो एएमयू का ये जो सैटेलाइट है प्रोग्राम, ये सैटेलाइट एक 3U क्यूबसेट है। क्या है? 3U क्यूबसेट है। इसके कई उद्देश्य हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ उद्देश्य की, तो जैसे इसमें सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन किया जा सकेगा। साथ ही साथ तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीकी का लागू करना भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो याद रखेंगे ये जो एएमयू का सैटेलाइट होगा, ये 3U क्यूबसेट होगा। ये नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है और इसका नाम सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा जाएगा। इतनी मूल बातें आप इसमें ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला टॉपिक है जनजातीय संग्रहालय। यहां पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए जमीन को संस्कृति विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह डिसाइड किया है कि वो 3 जगहों पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करेगी, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। इन जिलों के नाम याद रखेंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। और इसके लिए जमीन का ट्रांसफर पर काम हुआ। अब जमीन संस्कृति विभाग से अनुसूचित जाति और जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित की गई है। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को केवल ले रहे हैं। अब जैसे यहां पर मिर्जापुर में जो एग्जैक्ट प्लेस है, जैसे मिर्जापुर में जो ग्राम है वो है अंतरैली पांडे और तहसील आ रही है मड़िहान। यहां पर ये स्टैब्लिश किया जाएगा। अगर हम सोनभद्र की बात कर लें तो सोनभद्र में जो तहसील है वो मरकुंडी तहसील में। क्लियर है? महाराजगंज की अगर बात करें तो महाराजगंज में तहसील है नौतनवा और ग्राम है कुनसेर, जहां पर ये जनजातीय संग्रहालय स्टैब्लिश किया जाएगा। तो कई बार जिलों के नाम की जगह पर स्पेसिफिक तहसील का नाम भी दे देता है। ये बहुत रेयरेस्ट केस में होता है। आपको प्राथमिक तौर पर इन जिलों के नाम याद रखने हैं। अगर आप इन तहसील और स्पेसिफिक गांव का नाम अगर याद रख पाए तो ये सो फार सो गुड होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है आरबीआई ने यूपी स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्लियर है? अब देखिए इसकी डिटेलिंग जरा। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी यूसीबी का लाइसेंस रद्द करने का कदम उठाया। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आरबीआई ने यूसीबी यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित? तो सीतापुर में स्थित है। और ये निर्णय प्रभावी हो जाएगा 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति के बाद। क्लियर? तो याद रखेंगे आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी यूसीबी का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। क्लियर?
इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, और ये लाइसेंस रद्द क्यों किए जाते हैं, अगर इसकी मूल भावना को अगर देखें तो देखिए आरबीआई का ये मेन कंसर्न ये होता है कि क्या बैंक के पास वो पर्याप्त पूंजी है जो उसमें निवेश या जो वहां जमा करने वाले ग्राहकों को वो वापस कर पाए। अगर उनके पास वो पूंजी अपर्याप्त रहती है या उनकी कमाई की संभावनाएं नहीं रहती हैं तो ऐसी स्थिति में आरबीआई जो है ये लाइसेंस रद्द करता है। क्लियर है, ताकि जो जमा करता है उनके हित प्रभावित न हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। क्लियर है, अब देखिए उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य यानी मैदानी क्षेत्र में जो मत्स्य पालन है उसमें पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया। क्लियर है, अंतर्देशीय मत्स्य का मतलब क्या है, यानी मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जो कि मत्स्य पालन में यहां पर नंबर 1 पर आया, यानी अंतर्देशीय मत्स्य में पूरे देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब इस बात की घोषणा कहां पर हुई, तो याद रखिएगा ये जो अवार्ड है उत्तर प्रदेश को मिला, ये अहमदाबाद में एक आयोजन हुआ जिसका नाम था ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, और ये कब से कब तक हुआ, 21 से 22 नवंबर 2023 को। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे ये मूल प्रश्न पूछ दिया जाए कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहां हुआ, तो आपका जवाब होगा अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 के बीच। और इसी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। क्लियर है, अगला देखिए, यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना होगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम 2022 में उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की बात कर लें तो यह आंकड़ा था 8.9 लाख मीट्रिक टन का। अगर हम बात कर लें 2023 की तो 2023 में उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य उत्पादन है वो बढ़कर कितना हो गया, 9.15 लाख मीट्रिक टन। तो ये याद रखेंगे 8.9 लाख मीट्रिक टन से 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन का। क्लियर है, तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, हम मत्स्य बीज के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मेन मत्स्य उत्पादन का डेटा है वो तो आपको निश्चित रूप से याद रखना होगा। अगला जो टॉपिक है वो है हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक। अब देखिए जरा समझिए कि ये हलाल सर्टिफिकेट वाले जो उत्पाद थे ये क्या थे जिसकी बिक्री पर रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद को बनाने, उनके भंडारण, उनके वितरण और उनकी बिक्री यानी सभी चीजों पर रोक लगा दी है। क्लियर है, और इसके साथ ही साथ ये सामान्य जानकारी के लिए याद रखिएगा कि चेन्नई की हलाला इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा-ए हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। क्लियर है, अब ये एफआईआर क्यों हो रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी करके अनुचित लाभ कमाने का आरोप है। ठीक है, ये पूरी बात है। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पाद हैं ये क्या है, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर चलना होगा। हलाल सर्टिफिकेट की जो शुरुआत है ये 1974 में हुई। क्लियर है, तो हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत कब हुई, 1974 में। और हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। क्लियर है, लेकिन उसके बाद में 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट्स के लिए भी दिया जाने लगा। अब अन्य प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल, इन सभी के लिए दिया जाने लगा। कब से, 1993 से। क्लियर है, तो सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेट 1974 में सिर्फ मांस के उत्पाद के लिए दिया जाता था और 1993 में ये हलाल सर्टिफिकेट डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल इनके लिए भी दिया जाने लगा। अब इन सभी के उत्पादन से लेकर बिक्री, उनके वितरण, उनके भंडारण, इन सभी चीजों पर 18 नवंबर 2023 को इस पर रोक लगा दी गई। क्लियर, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूपीआरवीयूएनएल, इन्होंने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो याद रखेंगे 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी, यूपीआरवीयूएनएल के द्वारा। क्लियर है, यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले में अनपरा में 1600 मेगावाट की बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। क्लियर है, तो यहां पर दो बातें, सबसे पहली बात कि अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी किस जिले में, तो सोनभद्र जिले के अनपरा में, और दूसरी बात कि कितने मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है, तो 1600 मेगावाट की बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है। क्लियर है, तो जिले का नाम भी याद रखेंगे और कितनी क्षमता है, 1600 मेगावाट। क्लियर है,
अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इस इकाई के निर्माण में लागत कितनी आएगी। तो जो अनुमानित लागत है वो है 16,624 करोड़ रुपए की। क्लियर है? तो 16,624 करोड़ की लागत के साथ सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना को मंजूरी मिली है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि ये जो परियोजना है ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इस परियोजना को यूपीआरवीयूएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? ये जो परियोजना है सोनभद्र में अनपरा की 1600 मेगावाट बनाने की, इसके लिए मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड ये इसको करेगा। और ये किसका संयुक्त उद्यम है मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड? तो ये यूपीआरवीयूएनएल और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम है। क्या नाम है? मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड। ये पूरी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना। अब सबसे पहली बात है कि उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है सेफ परियोजना। क्लियर है? और याद रखिएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, इसमें सरकार ने 17 नगर निगम में प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी सुनिश्चित करने का काम शुरू किया है। ठीक है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना जो है या सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, ये विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों, विश्वविद्यालय या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी करने की परियोजना है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो योजना दिया गया वो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गौवंशी पशु है इनकी नस्ल में सुधार करने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का शासनादेश अगस्त 2023 में जारी किया है। अब दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है इसका शासनादेश कब आया? अगस्त 2023 में। किस मिशन के तहत? तो याद रखेंगे, नंद बाबा मिशन के तहत। तो जो ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है किस मिशन के तहत है? तो नंद बाबा मिशन के तहत। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है गौवंशी पशुओं की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अब याद रखिएगा, ये जो योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इस योजना के पहले चरण में लाभार्थियों को 25 दुधारी गायों के 35 इकाइयां स्टैब्लिश करने के लिए गायों की खरीद, उनके संरक्षण, उनके भरण पोषण के लिए विभिन्न मदों में सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी जो है ये 3 चरणों में दी जाएगी। सब्सिडी का मतलब होता है उसमें छूट देना। क्लियर है? यानी अगर मान लीजिए 100 रुपए की लागत है तो उसमें कहा जाएगा कि, एक उदाहरण दे रहा हूं, कि 75 रुपए आप लगा लीजिए और 25 रुपए सरकार दे देगी। यानी सब्सिडी 25 रुपए की सरकार की तरफ से। क्लियर है? यानी अब आपको 100 रुपए लागत नहीं लगानी पड़ी, आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लागत 75 रुपए लगानी पड़ी, 25 रुपए का भार सरकार ने लिया। इसी को सब्सिडी कहते हैं। तो सब्सिडी जो है ये 3 चरणों में दी जाएगी, क्योंकि जो आपको पशु देगा या जो आपका खर्च है वो तो कम करेगा नहीं भाई, ये छूट तो आपको सरकार देगी ना, तो उसी को कहा जाता है सब्सिडी। क्लियर है? तो इस योजना के पहले चरण में जो सरकार है, इन्होंने कहा कि हम लाभार्थी को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्टैब्लिश करने के लिए गायों की खरीद से लेकर उनके संरक्षण, भरण पोषण जैसे मदों में सब्सिडी देगी। क्लियर है? किसके तहत? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत। और याद रखिएगा, शुरुआती चरण में ये जो योजना है ये प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के शहरों में आयोजित होगी। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे कि शुरुआती चरण में ये जो योजना है ये प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालय में, जैसे उसमें अयोध्या है, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली। क्लियर है? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब ये सब्सिडी किसको मिलेगी? तो एक मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को ही इसमें लाभ मिलेगा जिनको कम से कम 3 वर्षों का गौ पालन का अनुभव होना चाहिए। ठीक है? और दूसरी बात कि गौवंशों को ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है। आप देखते हो कि गाय के कान पर लेबल लगा रहता है, उसी को कहते हैं गौवंश का ईयर टैगिंग। ठीक है? तो ये भी अनिवार्य है। और प्लस जो लाभार्थी है जो सब्सिडी लेना चाह रहा है उसको मिनिमम 3 साल का अनुभव इस क्षेत्र का होना चाहिए। इस इकाई को स्टैब्लिश करने के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना चाहिए और लाभार्थी के पास 1.5 एकड़ भूमि हरे चारे के लिए होनी चाहिए। ये जमीन उसकी खुद की पैतृक भी हो सकती है या उसने 7 वर्षों की लीज पर ले रखी हो। ये टर्म्स कंडीशन जो फुलफिल करेगा उसको सब्सिडी मिलेगी। क्लियर है? और एक शर्त और है कि जो योजना है, इस योजना के पहले जो कामधेनु, मिनी कामधेनु या माइक्रो कामधेनु योजना आई थी, अगर उसका कोई लाभार्थी है वो इसमें लाभ नहीं उठा सकता है। क्लियर? ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए,
अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया। क्लियर है? याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सटीक संख्या पता करने के लिए गायों की गणना करने का निर्णय लिया गया है और सरकार राज्य भर में 3 श्रेणी में गाय की गणना करने का आदेश देगी। अब ये 3 श्रेणी कैसी हैं भाई गणना की? इसमें पशुपालकों के पास जो निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। ठीक है? तो याद रखेंगे, जो गायों की संख्या का गणना करना है, ये 3 श्रेणियों में गणना के आदेश दिए गए हैं। इतनी बात आप इसमें ध्यान में रखेंगे। जियो टैगिंग भी उसमें शामिल है ताकि जो आवारा मवेशी है उनकी समस्या से भी निजात पाई जा सके और टोटल संख्या कितनी है उनकी ये भी आइडेंटिफाई हो सके। अगर हम बात कर लें पशुधन गणना की, तो केंद्र सरकार द्वारा 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के बाद मवेशियों की संख्या से संबंधित आंकड़े बदल गए हैं। अगली जो गणना है वो 2024 में होगी। तो 2019 में जो पशुधन गणना हुई थी वो किस क्रम की थी? 20वीं थी, और अगली जो पशुधन गणना होगी वो 2024 में होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत है, 23 सितंबर 2023 को, कब? 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। और ये जो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, ये स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा। क्लियर है? तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाराणसी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम किस पर आधारित होगी? तो भगवान शिव पर। और इसका आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2023 को। क्लियर है? अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर लूं तो वाराणसी में एक राजा तालाब जगह है, उस राजा तालाब में गांजरी एक जगह है, गांजरी राजा तालाब में ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। क्लियर है? यानी वाराणसी के राजा तालाब के गांजरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। अगर हम इसमें लागत की बात कर लें तो एक अनुमानित लागत है कि इसमें 450 करोड़ रुपए लगेंगे और ये जो स्टेडियम होगा ये 30 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में ये बनेगा। क्लियर है? अगर हम बात कर लें यहां पर कि अभी हम लोगों ने जैसे शुरुआत में चर्चा की कि थीम क्या होगी? भगवान शिव पर आधारित होगी। जैसे इसमें चंद्राकार छत के कवर होंगे, त्रिशूल के आकार का फ्लड लाइट होगा, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था होगी। यानी ये सारी बातें जो हैं वो भगवान शिव के थीम पर आधारित होंगी। यहां पर एक जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेडियम में जो दर्शकों की क्षमता होगी ये 30,000 दर्शकों की क्षमता होगी। क्लियर है? यानी वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जिसमें 450 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, 30 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में होगा, भगवान शिव की वास्तुकला पर आधारित होगा और 30,000 से अधिक दर्शक इसमें बैठ सकेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है, प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया। अब देखिए ये कहां से इसकी प्रेरणा मिली। जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया और जो जम्मू कश्मीर का ऊधमपुर रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम क्या हो गया? शहीद कप्तान तुषार महाजन। ठीक है? तो ये जो जम्मू कश्मीर का ऊधमपुर रेलवे स्टेशन है अब ये क्या हो गया? शहीद कप्तान तुषार महाजन। इसी के 1 माह के भीतर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जंक्शन सहित 3 रेलवे स्टेशनों के नाम अक्टूबर 2023 में बदले गए। अब आइए जरा क्रमशः उन 3 रेलवे स्टेशन के नाम देखते हैं कि उनके क्या नाम थे और क्या नाम अब हो गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ जंक्शन की। तो प्रतापगढ़ जंक्शन का अब नाम होगा मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। यह नाम चेंज हुआ अक्टूबर 2023 में। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम पड़ा है मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। वहीं अगर हम बात कर लें अंतु स्टेशन की, तो अंतु स्टेशन का नाम क्या पड़ा है? तो अंतु स्टेशन का नाम हो गया है मां चंडिका देवी धाम अंतु। अंतु स्टेशन का नाम क्या हो गया है? मां चंडिका देवी धाम अंतु। क्लियर है? और वहीं अगर हम अगले स्टेशन की बात करें तो उसका नाम है विश्वनाथगंज स्टेशन। क्या नाम है? विश्वनाथगंज स्टेशन। और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर सनीदेव धाम विश्वनाथगंज रखा गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, प्रेरणा कहां से मिली? जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया जिसका नाम क्या पड़ा? शहीद कप्तान तुषार महाजन। उसके 1 महीने बाद अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। मैं जल्दी से फिर से रिकॉल करा रहा हूं। प्रतापगढ़ में जो नाम रखा गया वो मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। इसके बाद जो अंतु स्टेशन था इसका नाम पड़ा मां चंडिका देवी धाम अंतु स्टेशन। और जो विश्वनाथगंज स्टेशन था इसका नाम पड़ा सनीदेव धाम विश्वनाथगंज स्टेशन। क्लियर है? ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। 6 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना आ गई। अगला जो टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा
स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। क्लियर है? याद रखिएगा, एक नए आंकड़े के अनुसार एक एजेंसी है जिसका नाम है केपीएमजी, एजेंसी का नाम है केपीएमजी। इनकी जो रिपोर्ट है केपीएमजी की, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश किस क्रम का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश हो गया है? तो याद रखेंगे चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है। अब देखिए यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? भाई स्टार्टअप का नाम तो आपने सुना है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है? तो याद रखिएगा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप होता है जिसका जो वैल्यू है वो $1 अरब से अधिक हो। ठीक है, यानी $1 अरब से अधिक अगर वैल्यूएशन वाला कोई स्टार्टअप है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? यूनिकॉर्न स्टार्टअप। क्लियर हो गया? तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है और जिसमें से 8 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में, यानी पूरे देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और उत्तर प्रदेश में 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला है। हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में स्टार्टअप है, लेकिन 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है उनके नाम क्या है, जरा उनके नाम एक बार आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के पेटीएम, पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोग्लिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेसर, इन्फो एज और फिजिक्स वाला। ये 8 ऐसे स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये 8 उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? आगे देखिए यहां पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप को एलैबोरेट भी किया है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए स्टार्टअप का एक और टाइप दिया गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप तो आपने देख लिया कि $1 अरब से अधिक का वैल्यूएशन वाला। एक नाम है सूनिकॉर्न। अब ये सूनिकॉर्न क्या है? सूनिकॉर्न का मतलब होता है सून टू बी यूनिकॉर्न। सून टू बी यूनिकॉर्न यानी ऐसा स्टार्टअप जो जल्द ही यूनिकॉर्न के कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, उसी को कहते हैं सून टू बी यूनिकॉर्न। उसका एक शब्द में नाम क्या है? सूनिकॉर्न। ठीक है, सूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी जो जल्द ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी $1 अरब से ज्यादा की कैटेगरी में वो आ जाएगा। अगर निकट भविष्य में बात कर लें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में सूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन है, तो याद रखिएगा क्लास प्लस और इंसॉर्ट्स, ये सूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यानी उत्तर प्रदेश में 2 सूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो जल्द ही सून टू बी यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो जाएंगे। उनका नाम है क्लास प्लस और इंसॉर्ट। क्लियर? तो ये पूरी बात आप यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में ध्यान रखेंगे और उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला स्टेट है। क्लियर है? अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर तथ्यसार उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी वन लाइनर करंट वाला पार्ट है, वो भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। यानी इस पत्रिका में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो करंट है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। अब तक आपने एक डिटेल जो टॉपिक थे उत्तर प्रदेश से संबंधित वो देखे, अब हम लोग यहाँ पर वन लाइनर पार्ट को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। याद रखिएगा सरकारी आंकड़ों के बाद अब कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हैं, ऑनलाइन प्राइवेट सेक्टर, जो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट आई ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की जिसका नाम क्या है? SOIC.in। मैं लिख देता हूं SOIC.in। ठीक है, SOIC.in। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी और कहा कि भारत का, उत्तर प्रदेश का जो भारत की जीडीपी में योगदान है वो 9.5% यहां पर लिखा है, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू को कोट कर रहा हूं, वहां पर 9.2% लिखा गया है। क्लियर है? तो आप 9.2% देखेंगे क्योंकि ज्यादातर जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहां पर 9.2% लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश भारत का जीडीपी में 9.2% योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। कितने प्रतिशत का योगदान है? 9.2% का। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा भाई पहले नंबर पे कौन है? तो याद रखिएगा इस मामले में पहले स्थान पर जीडीपी में 15.7% योगदान के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। क्लियर है? यानी पहले नंबर पे महाराष्ट्र है 15.7% योगदान के साथ और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है 9.2% योगदान के साथ। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स की रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष
उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है? देखिए यहां पर दो तीन बातें आपको समझना होगा। लैंडलॉक राज्य का मतलब जो समुद्र तटीय राज्य नहीं होते हैं, यानी भूमि से घिरे हुए, यानी उनके अगल बगल जो भी है वो भूमि से घिरे हुए इलाके हैं, तो उनको लैंडलॉक राज्य कहते हैं। तो अगर हम लैंडलॉक राज्यों में देखें तो लीड्स की रिपोर्ट ये कहती है कि लगातार उत्तर प्रदेश दूसरे साल अचीवर्स श्रेणी में मौजूद है। क्लियर है? और ये किसकी रिपोर्ट है? लीड्स की रिपोर्ट है। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये बात पूरी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की मंजूरी कहां पर मिली है? SGPGI लखनऊ में। कहां पर? SGPGI लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पहले, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की मंजूरी मिली है SGPGI लखनऊ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनटांगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखेंगे, गोंडा में। क्लियर है? तो याद रखिएगा एक लाइन में कि बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? गोंडा में। और उद्देश्य क्या है? तो जो बनटांगिया समुदाय है इनके कौशल विकास के लिए। क्लियर है? तो बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहां पर? गोंडा में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की है। किसने? लखनऊ विश्वविद्यालय ने कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है ये गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित हुआ है? तो याद रखेंगे, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित हुआ है। क्या नाम है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और किस एरिया का? उत्तर मध्य रेलवे का ये छठा ईट राइट स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाँ एक बात यहां पर यह भी याद रखिएगा कि जो प्रमाण पत्र जारी होता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यानी जो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को उत्तर मध्य रेलवे का जो ये छठा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र है ये किसने दिया? FSSAI के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार, अब देखिए आगे हम लोग प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब तक इस प्रश्न में जो तथ्य जरा इसको यहीं पर क्लियर कर लीजिए। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर 2023 को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर 2023 को। क्लियर है? अब देखिए उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है कि किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे, लखनऊ में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन कहां पर हुआ? तो पहली बार लखनऊ में हुआ। और किस अवसर पर? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कि 10 दिसंबर 2023 को था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी दी है। ये 3 शहर कौन है? तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी। तो याद रखेंगे, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी दी है। लखनऊ, आगरा और वाराणसी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो अभी आपने इसको डिटेल में देखा है। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वहां पर डेट आपने देखा था 23 सितंबर 2023 को। क्लियर है? अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि वाराणसी में वो जगह कौन सी थी? तो राजा तालाब का गांजरी वो जगह थी जहां पर इसकी आधारशिला रखी गई। उसकी अनुमानित लागत 450 करोड़, 30 एकड़ की क्षेत्रफल में और 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की होगी। और थीम किस पर है आधारित? तो भगवान शिव पर आधारित थीम पर यह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। क्लियर है? ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किन दिन के रूप में मनाने की घोषणा की?
अब देखिए 25 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा की है। किस डेट को? 25 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस डे को नो नॉनवेज डे के रूप में मनाया जाएगा, यानी कोई भी नॉनवेज आइटम बिक्री नहीं होगी इस दिन। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर की ये तारीख क्यों चुनी? तो याद रखिएगा, एक साधु हैं जिनका नाम है साधु टी.एल. बासवानी। क्या नाम है? साधु टी.एल. बासवानी। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 25 नवंबर 1879 को, यानी 1879 में। 25 नवंबर 1879 को साधु टी.एल. बासवानी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर, यानी 25 नवंबर को 2023 को नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है। तो याद रखिएगा, अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी में सौर ऊर्जा से संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है। तो याद रखेंगे, अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो कहां पर आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। कब से कब तक? तो 21 से लेकर 25 सितंबर 2023 तक पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की? तो याद रखिएगा, उस अभियान का नाम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। तो याद रखेंगे, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस प्रदेश सरकार द्वारा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान क्यों चलाया? क्योंकि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। क्लियर है? क्या नाम है अभियान का? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 21 से 22 नवंबर 2023 के बीच दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आपका जवाब होगा अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। क्लियर है? अब देखिए, जब आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको एक फैक्ट यहां पर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। क्या? अभी आपने डिटेल में पढ़ा था कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। और यहां पर लिख रहा है नई दिल्ली में, तो ये दिल्ली नहीं है, याद रखिएगा, ये अहमदाबाद है। क्लियर? तो याद रखेंगे, 21 से 22 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023, इसमें उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य, जिसमें आपने कहा था मैदानी क्षेत्र, इसमें संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो ये यहां पर एक करेक्शन कर लेंगे, ये अहमदाबाद में हुआ था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये बात यहां पर आप गौर करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन के उत्पादन का 2022 से और 2023 का डेटा देखा था कि 2022 में 8.9 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था मत्स्य का उत्तर प्रदेश में, और वो 2023 में बढ़कर 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया। ये उसी फैक्ट में बात हो रही थी, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कभी भी आप इसको करें तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों का हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने पढ़ा था कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता था, ये 1974 में केवल मांस से जुड़े उत्पादों को दिया जाता था, लेकिन बाद में 1993 में हलाल सर्टिफिकेट डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, तेल, साबुन, इनके लिए भी दिया जाने लगा। और अब उस पर जो है नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये उत्पाद कौन कौन से हैं, एक बार इसको देख लीजिए। डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य पदार्थ, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? गीतिका श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, गीतिका श्रीवास्तव ये उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? गीतिका श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन झांसी में किया गया। क्लियर है? और किसकी स्मृति में? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। और याद रखिएगा,
और ये उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। याद रखेंगे, देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम झांसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई परियोजना पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है इसमें देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। ये किसकी रिपोर्ट है? तो याद रखेंगे, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग, जिसको नदी संसाधन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग कहते हैं, इसके द्वारा जो है लघु सिंचाई योजना पर आधारित ये छठी रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया कि सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में वो कौन से पर्वतारोही हैं जिन्होंने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में है और इसकी ऊंचाई कितनी, 1850 फीट, इसको सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इस पर तिरंगा फहराया है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है अभिनीत मौर्य। तो याद रखिएगा, अभिनीत मौर्य का संबंध कहां से? हरदोई, उत्तर प्रदेश से, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहां पर तिरंगा फहराया? तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने 22 अगस्त 2023 को तिरंगा फहराया। क्या नाम है? अभिनीत मौर्य। कहां के हैं? हरदोई, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो याद करिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो पहली क्लास आई थी वन लाइनर की, उसमें आपने 3 शहरों के नाम देखे थे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में आपने पहला स्थान देखा था इंदौर का, दूसरा स्थान आगरा का और तीसरा स्थान थाने का। क्लियर है? तो दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? आगरा। क्लियर है? तो आप ये टॉप 3 जरूर शहर याद रखेंगे, पहले पर इंदौर, दूसरे पे आगरा और तीसरे पे थाने। और ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 है, ये किसके द्वारा आई थी? तो आपको याद होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी आपूर्ति के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो आपका जवाब होगा बुलंदशहर। यानी घर घर पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जो है, ये जिला जो है देश में शीर्ष स्थान पर रहा। और किस मिशन के तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत। क्या नाम है उस जिले का? बुलंदशहर। नाम याद रखेंगे, ये देश में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना की शुरुआत की? तो अभी आपने डिटेल में कवर किया है, हॉट कुंड मील योजना। क्या है? हॉट कुंड मील योजना की शुरुआत की गई है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। क्लियर है? और एक बात अगर आपको याद है, तो मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश में हॉट कुंड मील योजना है, इसके अंतर्गत कितना अनाज दिए जाने की बात है। तो आपने क्या कहा था? आपने ये पढ़ा था कि प्रति व्यक्ति, जो प्रति बच्चा है, प्रतिदिन के हिसाब से 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यानी प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न इस योजना के तहत होगा, जिसका नाम है हॉट कुंड मील योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई नवंबर 2023 में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया है? तो आपका जवाब क्या होगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। डिटेल में आप कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को। लेकिन यह फैक्ट जरूर याद रखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब होगा साहिबाबाद। कहां पर? साहिबाबाद। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को किया। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश किया? तो याद रखिएगा, 28,760 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कब पेश किया? 29 नवंबर 2023 को। तो याद रखेंगे, 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 28,760 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश किया है। 28,760। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में
कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? तो याद रखिएगा, इसमें 60 वर्ष से आयु की जो अधिक की महिलाएं हैं उनको रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थापित की गई? तो याद रखेंगे, प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी गोरखपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहां पर? गोरखपुर में, प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि काशी, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहां पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है? तो याद रखिएगा, बस्ती में भी। तो याद रखेंगे, काशी, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम के बाद श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। कहां पर? बस्ती में, यानी बस्ती में श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में प्रस्तावित है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में अगर पूछ ले तो आपका जवाब होगा हमीरपुर में। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि इस जल विश्वविद्यालय के लिए पहल किसने की थी, ये भी नाम पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, स्वीडन के एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रविकांत पाठक। क्या नाम है? रविकांत पाठक। और इनके साथ पद्मश्री विजेता, जिनको जल योद्धा के नाम से जानते हैं, उमाशंकर पांडे। इन दोनों लोगों की इनिशिएटिव से ये पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। नाम क्या है? रविकांत पाठक और उमाशंकर पांडे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रोजेक्ट हाल ही में मंजूरी मिली है। तो याद रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उसको मंजूरी मिली। देखिए, आगे ये सभी बातें डिटेल में दी भी गई हैं कि जो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, ये इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर होगा। ये जो सैटेलाइट है, ये 3U क्यूबसेट है। इसका उद्देश्य है एक नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करना। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 नवंबर 2024 तक आयोजित होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है, तो उस फोरम का नाम क्या है? विश्व आर्थिक मंच। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक है, ये दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच होगा। और इसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रण मिला है। किसमें? विश्व आर्थिक मंच के फोरम पर, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों की जीआई टैग प्रदान की गई है? तो याद रखेंगे, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के जिन 2 उत्पादों को जीआई टैग मिली है, उसमें पहला है आगरा का लेदर फुटवेयर और दूसरा है जलेसर का मेटल क्राफ्ट। तो याद रखेंगे, आगरा का लेदर फुटवेयर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट, जिसको अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के उस एथलीट का नाम है सोनम। और इनका संबंध कहां से है? अमरोहा से। तो याद रखेंगे, अमरोहा से संबंधित सोनम, जिन्होंने विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के लिए सिल्वर पदक जीता है। क्लियर है? और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है कि जो ये विश्व पुलिस खेल है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? कनाडा में। कब से कब तक? 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में विश्व पुलिस खेलों का आयोजन किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हुआ? तो याद रखिएगा, देश का पहला, याद रखेंगे, देश का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो याद रखेंगे, देश का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो उनका नाम है रविंद्र कुमार। तो याद रखिएगा, रविंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अरविंद कुमार। क्या नाम है? अरविंद कुमार। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 से 20 जुलाई 2023 को प्रदेश में कहां पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे, 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन वाराणसी में किया गया 13 से 20 जुलाई 2023 के बीच। क्लियर?
तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट के तथ्य इस घटनासार के नए संस्करण में दिया गया था, वो सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।